तो स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछले जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने यूकेपीएससी आरओ और एआरओ के 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये पेपर 2016 में हुआ था और आपको पता है कि आरओ और एआरओ के 150 प्लस वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा इसमें मामला आजकल ये चल रहा है कि जो 30% रिजर्वेशन वाला मामला था ये कोर्ट पहुंच चुका था, इसके कारण इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। जैसे ही ये मामला निपट जाता है तो उसके बाद ये वैकेंसियाँ आ जाएंगी। और दूसरा, अगर आप पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूकेपीएससी के प्रीवियस पेपर आपको करने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने पेपर नहीं किया है तो इस पेपर को ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी। तो ये क्वेश्चन तब करंट अफेयर्स में आया था 2016 में, और अभी भी ये क्वेश्चन क्या है, बना ही हुआ है और एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे, तो बुलेट ट्रेन जो सबसे पहले जो चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ की ओर चलाई जा रही है। तो नई दिल्ली से अहमदाबाद, नई दिल्ली से मुंबई मार्ग, अहमदाबाद से मुंबई मार्ग या पुणे से अहमदाबाद मार्ग। तो 51 का हो जाएगा सी, अहमदाबाद से मुंबई को पहली जो है बुलेट ट्रेन चलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो भारत का जो पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला जो राज्य बन गया है वो बन गया है सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसको इसने पूरी तरह से क्या है, ये जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्या है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स क्या है, तो इसको हम नहीं करेंगे। और जो अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 और 17 में सार्क देशों द्वारा मनाया गया जाएगा। तो उसमें कि ये बताना था कि 2016-17 में वो क्या मनाएंगे। तो सार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सार्क की स्थापना कब हुई है। तो सार्क की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1985 को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। तो सार्क में कुल 8 देश हैं। कौन कौन से? सबसे पहले भारत है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे श्रीलंका है, फिर हमारे पास आ जाता है बांग्लादेश, फिर आ जाता है नेपाल, फिर आ जाता है मालदीव, फिर आ जाता है भूटान, फिर आ जाता है अफ़गानिस्तान। इस बारे क्वेश्चन आ जाता है, इस बारे क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 2021 का जो सार्क का सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में। तो काठमांडू, नेपाल में सार्क का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू की म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई क्योंकि। तो इसमें क्या था, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, या उनकी पार्टी चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी, या सेना ने स्वयं अपना राष्ट्रपति स्थापित किया, या उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उनका जो पुत्र है वो ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए आंग सान सू जो है वो राष्ट्रपति नहीं बन पाई थी। अगला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का है। अगला क्वेश्चन भी उस समय करंट अफेयर्स में आया था। और अगला क्वेश्चन आप इस समय देख लेना कि ओलंपिक कहाँ होंगे। ठीक है, ओलंपिक इंपॉर्टेंट है, गेम्स में ओलंपिक कहाँ होंगे। ठीक है, तो 2020 में तो ओलंपिक होने थे, नहीं हो पाए। तो 2021 में ओलंपिक हुए, तो वो ओलंपिक कहाँ हुए। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, और दूसरा क्वेश्चन अगला ओलंपिक कहाँ होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। केरल की, हरियाणा की, पंजाब की या उत्तराखंड की। तो ये तब का क्वेश्चन था, लेकिन अभी हम देखते हैं 2022 में, तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा की है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, गोवा की है, और उस समय थी हरियाणा की। तो इसका सही आंसर क्या था, हरियाणा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो जब ये 2016 में एग्ज़ाम आया था तो उसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो इससे कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। इसके अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर इसका सीईओ पूछा जाता है, इसका सीईओ का भी बहुत बार आता है कि इसके सीईओ कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब बदल गए हैं, नए आ गए हैं, उनका नाम है परमेश्वरम अय्यर जो है नीति आयोग के क्या है, इसमें सीईओ हैं।
और अगर पूछा जाएगा कि इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बरे हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष क्या हैं? सुमन बरे। तो सुमन बरे इसमें क्या है? नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना थी। तो ये उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से थे? भरत कवि थे, मौलाराम थे, भूषण थे या गुमानी कवि थे? तो जो मानवोदय काव्य है, मानवोदय काव्य की जो रचना की थी वो की थी भरत कवि ने। ठीक है। तो भरत कवि ने क्या थी? मानवोदय काव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था उस समय, तो ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे इस समय। हम पढ़ेंगे 64 कि जो बंद अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केवल निर्यात होता है, बजट घाटा कम होता है, केवल आयात होता है, विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो इसका आंसर आप जो बंद अर्थव्यवस्था होती है तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें व्यापार नहीं होता है। ठीक है। तो 64 का आ जाएगा डी, यानी कि विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो यहाँ पे ना विदेश को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो विकास संस्थान है इसका ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 66। वैट लगता है, तो वैट कैसे लगता है? सीधे उपभोक्ता पर लगता है, उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर, या उत्पादन के अंतिम चरणों पर? तो जो वैट लगता है वो लगता है उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। तो वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर 301 क्या है? एक आधुनिक कंप्यूटर है, चावल की एक किस्म है, कीटनाशक है, या अमेरिकी व्यापार कानून है? तो यहाँ पे जो 67 का सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, या जो सुपर 301 है ये अमेरिकी व्यापार कानून है। अगला क्वेश्चन है 68, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को और विलियम गांधी को। तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि भारत में जो पंचायतें हैं उनके द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? बिक्री कर, सीमा शुल्क, भू राजस्व या स्थानीय मेले? तो जो पंचायतों द्वारा जो कर संग्रहण किया जाता है वो स्थानीय मेलों पर कर संग्रहण किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। इससे और क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पंचायती राज की जो अवधारणा है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 40 को हम क्या कहते हैं? गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं। इसमें जो बात की गई है वो पंचायतों के गठन की गई है। इसके अलावा अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख है। भारत में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। जैसे जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य होता है, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है और ग्रामीण स्तर पर क्या होता है? प्रधान होता है, जिसको सरपंच कहीं कहीं जगह सरपंच भी बोला जाता है। और भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि महात्मा गांधी के आंदोलन थे, उन आंदोलन को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आंदोलन होता है? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या असहयोग? तो सबको ही पता है कि चंपारण सबसे पहले हुआ था। तो 1917 में चंपारण हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद 1918, खेड़ा भी 1918 में ही है और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो गांधी जी से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल था, तमिल राजाओं के दरबारी कवि थे, तमिल बस्ती थी, यहाँ महापाषाण कब्रें थी? तो 71 का हो जाएगा ए। जो संगम था वो तमिल कवियों का एक क्या था? समूह था या संघ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 72, जो खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? विजयनगर राजाओं ने बनाए थे, चंदेल राजाओं ने बनाए थे, बहमनी सुल्तानों ने बनाए थे, गुप्त राजाओं ने बनाए थे? तो जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में ये है और इनको जो बनाया था वो चंदेल राजाओं ने बनाया था। जो चंदेलों के जो शासक थे उनका नाम था चंद्रवर्मन।
चंदेलों के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? चंद्रवर्मन था। अगला क्वेश्चन है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? गांधी आश्रम था, सत्याग्रह आश्रम था, फिनिक्स फॉर्म था या डांडी आश्रम था? तो जो साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम था वो क्या था हमारे पास? सत्याग्रह आश्रम था। और इस साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में गांधी जी ने की थी, गुजरात के अहमदाबाद में। और ये कब की थी? 1917 में की थी, जब ये क्या है दक्षिण अफ्रीका से 1917 में की थी, दक्षिण अफ्रीका से पूर्ण रूप से क्या आ गए थे? भारत आ गए थे। अगला क्वेश्चन है 74। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संग्राम में थी? अलगाववादी की थी, चरमपंथी की थी, राष्ट्रवादी की थी या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की थी? तो जो जिन्ना थे उस समय तक क्या थे? राष्ट्रवादी थे और धर्मनिरपेक्ष थे। लेकिन बाद में जाकर आपको जैसे पता ही हो गया था कि उन्होंने केवल एक धर्म यानी कि जो मुस्लिम धर्म था उसको उन्होंने क्या किया? फूला फुलाया और बाद में क्या पाकिस्तान नामक राष्ट्र की उन्होंने क्या की थी? मांग की थी। अगले क्वेश्चन है कि दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, निम्न में से कौन उनमें सुमेलित नहीं है या सही नहीं है? तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, इक्वालिटी जनता। तो भीमराव अंबेडकर ने ये 3 पत्रिकाएं भीमराव अंबेडकर की, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता, लेकिन बहिष्कृत समाज उनकी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण सुशासन दिया था, देने की घोषणा की थी? तो ऐसा कौन सा दिन था जब भारत को पूर्ण रूप से सुशासन देने की घोषणा क्या है अंग्रेजों ने की थी? तो ये डेट भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 31 दिसंबर 1947 को या 3 जून 1948 को। देखिए, जो भारतीयों को पूर्ण रूप से पहले जो घोषणा की गई थी कि इस तिथि को हम आपको पूर्ण रूप से क्या दे देंगे? सुशासन दे देंगे आपका, तो वो था 30 जून 1948 को। ठीक है, लेकिन भारत में जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी। उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक क्या बने? 2 राष्ट्र बने। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और भारत 15 अगस्त 1947 को बना। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि वह सुल्तान कौन था जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 77 का डी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के एक महान शासकों में था। तो इससे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। यह क्वेश्चन आता है ससगनी, ससगनी सिक्के का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। किस शासक ने जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके द्वारा जो तकावी ऋण लिया जाता था उसको उसने क्या किया? माफ़ किया। तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सबसे पहले आय का ब्यौरा किसने तैयार किया था कि किसको कितनी आय मिलती है या किससे हमें कितनी जो है इनकम प्राप्त होती है? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही थे। सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक भी था। इसके अलावा दिल्ली में 1200 बाग किसने बनाए थे? तो दिल्ली में जो 1200 बाग थे वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाए थे। इसके अलावा दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा और दीवाने सर्ब, ठीक है, नहीं, इसने 3 विभाग बनाए थे, दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा। और दारुल सफ़ा था क्या था? एक खैराती अस्पताल था। तो इसने ये 2 विभाग भी बनाए थे। सबसे अधिक गुलाम जो है फिरोज शाह तुगलक के समय थे। इसके अलावा PWD, लोक निर्माण विभाग की स्थापना सबसे पहले भारत में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी थी? इलाही थी, जलाली थी, शहंशाह थी या अशरफी थी? तो जो इसके एक शासनकाल में जो सबसे बड़ा स्वर्ण मुद्रा थी वो क्या थी? वो थी शहंशाह। ठीक है, सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी थी? शहंशाह थी। इसके अलावा इसने अपने शुरुआती काल में एक सिक्का चला था, उसका नाम था मोहर, और ये भी एक सोने का क्या था? सिक्का था। ठीक है, इसे अशरफी नाम से भी जाना जाता था।
अगला क्वेश्चन है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने या फाहियान ने? तो भारत में जो सिल्क रूट मार्ग का जो आरंभ किया था वो किया था कनिष्क ने, और ये कनिष्क जो था ये चीन तक भी व्यापार करता था। अगला क्वेश्चन आ जाता है 80वां, स्वतंत्रता के पश्चात जो पृथ्वी पर्स था वो किससे संबंधित है? जमींदारों से संबंधित है, पूर्व राजा, उद्योगपति या नील उत्पादक? तो ये जो संबंधित था वो संबंधित थे पूर्व राजा। तो पृथ्वी पर्स किससे संबंधित है? जो पहले राजा थे उनसे संबंधित था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि भारत में जो राज्यसभा है उसके लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है? तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। ठीक है, अभी वर्तमान में जो राज्यसभा है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं, जबकि वैसे टोटल संख्या कितनी होती है? 250 होती है। जो राज्यसभा होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल क्या होते हैं? रिटायरमेंट होते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति की, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो नए बन चुके हैं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। और इस समय राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप सभी को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र को जो है अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? तो 5वें, 9वें, 42वें या 44वें? तो 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है, और 42वें संविधान संशोधन 1946 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तराखंड? तो हम सबको पता है कि उत्तराखंड में जो है वो क्या है? उत्तराखंड में जो है वो विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास 6 राज्य हैं, जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य जो है आपको पता है कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से। और फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र, और फिर तीसरा कौन है? बिहार, और चौथा हमारे पास आ जाता है कर्नाटक, और पांचवा आ जाता है यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो चुका है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो और अगला हो जाता है तेलंगाना। तो टोटल हो गया हमारे पास 6, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने अनिवार्य है। ठीक है, जिन राज्यों में 40 सदस्य नहीं होंगे वहाँ विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता है, और इसके जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो विधानसभा के कुल 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर कहीं पे 500 सदस्य हैं तो उसका 1/3 अगर हम निकाल लेते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 169 में जो है विधान परिषद की जो है व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हुई है, यहाँ पे जो हुई है संयुक्त जनहित याचिका की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, एक स्वैच्छिक संघ घोषित करता है, परिसंघ घोषित करता है, या राज्यों का समूह घोषित करता है? तो भारत एक राज्यों का समूह है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है भारत से जो संबंधित राष्ट्रपति के चुनाव हैं, तो वो उन चुनावों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इकोनॉमिक ड्रेन का प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया था? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, या आर.सी. दत्त ने? तो जो इकोनॉमिक ड्रेन है, आर्थिक निगमन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और जो उनकी ड्रेन थ्योरी थी उस ड्रेन थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ जो है यहाँ से क्या हो फ्री में माल ले जाते हैं, और फिर वहाँ जब उस माल को ले जाते हैं तो पैसों में बेच देते हैं, यानी वो क्या कमाते हैं? इससे दोहरा लाभ कमाते हैं। तो इन्होंने क्या है अपनी एक ड्रेन थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब पारित किया गया था? 1971 में, 1967 में, 1972 में, 1968 में? तो जो पहला जो लोकपाल बिल था वो कब पारित किया था? 1968 में किया था।
90 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनके द्वारा पहली पुस्तक कौन थी? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स या की टू हेल्थ। तो हिंद स्वराज उनकी जो है पहली पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंध के संसाधनों के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना या उपयुक्त सभी। तो 91 हो जाएगा डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन है संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो है। जो संसदीय जो सरकार है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शक्तियों के विभाजन पर, अंकुश एवं संतुलन पर, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद सरकार क्या करती है? जो विधायिका और कार्यपालिका उसमें क्या है? घनिष्ठ संबंध बना रहे, इसी सिद्धांत पर वो कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के पहले 1 घंटे, बैठक के अंतिम घंटे, दोपहर 12 बजे या किसी भी समय। तो जो शून्यकाल स्टार्ट होता है वो दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारत का संविधान कौन सा भाग है नागरिकता से संबंधित? पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो जो नागरिकता दी है हमें, नागरिकता हमें किस में दी है? तीसरे में दी है। ठीक है, तो नागरिकता किस में दी है? तीसरे में दी है। तो 94 का क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपको दूसरे वीडियो में कराते हैं, लेकिन उससे आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 129वां क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि इसका क्वेश्चन ऊपर नहीं है कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? गोरखा शासन स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधारक हेतु संगठित करना या जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाना। तो यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना जो की थी श्रीदेव सुमन ने की थी और उनका एक ही उद्देश्य था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है जलकुर नदी का, भिलंगना नदी का, पिलंग गंगा नदी का या बालगंगा नदी का? तो यहाँ पे जो खतलिंग ग्लेशियर है वो भिलंगना नदी का है और भिलंगना और भागीरथी नदी पर ही क्या बनाया है? हमारा टिहरी डैम बना है। अगला क्वेश्चन है 131 कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर या हरिद्वार? पर्वतपदीय का नगर होता है कि मतलब जो पर्वत होता है उसके सबसे नीचे, यानी शिवालिक के नीचे सबसे नीचे पद पे बैठा हुआ है। तो कौन सा नगर नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर या हरिद्वार? तो 131 का हो जाएगा सी, यानी कि रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लांपिया धुरा दर्रे से या बाड़ाहाट दर्रे से? तो 132 का हो जाएगा बी, लिपुलेख दर्रे से जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो गुजरती है। अगला क्वेश्चन हो जाए उत्तराखंड में कौन सा उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार या लक्सर? तो अंतिम बिंदु कौन सा नहीं है? लक्सर नहीं है। लक्सर के आगे भी क्या है? गाड़ियाँ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नंदौर दून जनपद किस जनपद में? उधम सिंह नगर, नैनीताल, गढ़वाल या हरिद्वार? तो कौन से जिले में? नैनीताल जिले में है। अगला क्वेश्चन है हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी MCT पृथक करता है लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय को, दून घाटियों एवं शिवालिक श्रेणियों को, महान हिमालय एवं हिमालय पहाड़ क्षेत्र को या महान हिमालय एवं लघु हिमालय को? तो 135 का हो जाएगा डी, यानी जो ग्रेटर हिमालय और जो मिडिल हिमालय उसको अलग करता है। देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे भाई हमारा ग्रेटर हिमालय, फिर आता है मिडिल हिमालय और फिर आता है शिवालिक। तो जो ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय को उसको अलग करता है MCT यानी कि मेन क्रिस्टलन थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और जो मिडिल हिमालय और शिवालिक को अलग करता है वो है MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है सौम्यकाशी, श्री क्षेत्र, गंगोत्री या बाड़ाहाट? तो जो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है वो है बाड़ाहाट। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ है? मुगल काल में, गोरखा काल में, डोगरा काल में, ब्रिटिश काल में? तो जो यहाँ पे औपनिवेशिक संघर्ष शुरू हुआ है वो किस काल में हुआ है?
वो हुआ है आपके गोरखा काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 138 में आ जाएगा आपका, प्राचीन समय में निम्नलिखित में से कुंजा वर्ग के रूप में क्या कौन सा जाना जाता है? ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या श्रीनगर? तो कुंजा वर्ग जिसे जाना जाता था वो है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है? कुंजा मर्क है। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? पाली, प्राकृतिक, और यहाँ पे सी है संस्कृत और डी है यहाँ पे अरमाइक। तो कौन से उसमें लिखे गए हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र? तो 139 का हो जाएगा सी, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब हम देख लेते हैं 140वां क्वेश्चन। 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोपती, छोड़ा, छपेली या छोलिया? तो 140 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, छोलिया एक ऐसा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता है, केवल डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? महामृत्युंजय मंदिर, कटालमर मंदिर, गुजरदेव मंदिर या कछेरी मंदिर? तो 141 का हो जाएगा से गुजरदेव मंदिर। तो द्वाराहाट में जो 9वीं शताब्दी के जो मंदिर हैं ध्वज मंदिर, उसको कहा जाता है गुजरदेव मंदिर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति भूमसेन जो देवता है उसकी पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? थारू, बोक्सा, जाट या भोटिया? तो बोक्सा जो जनजाति है वो भूमसेन देवा की पूजा करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बाजपुर में, रुद्रपुर में, पिथौरागढ़ में या अल्मोड़ा में? जो तो पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है वो की जा रही है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो पीतल नगरी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है 144, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष में आयोजित होंगे? तो उत्तराखंड में जो खेल आयोजित होते हैं 2018 में होने थे, लेकिन नहीं हो पाए। अगला क्वेश्चन भी जो है वो करंट अफेयर से ही है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है 146, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 146 का क्या है? सी, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आनुवंशिकी निम्न में से कौन प्रभावी है? रंजकहीनता, आरएच फैक्टर, रंगहादी या अतिरिक्त रक्तस्राव? तो 147 का हो जाएगा बी। तो आनुवंशिका में क्या फैक्टर है? आरएच फैक्टर जो होता है प्रभावी होता है। आनुवंशिक क्या होता है कि जब किसी को माता पिता से वही गुण मिलते हैं, जैसे कि किसी के माता पिता को क्या है कलर ब्लाइंडनेस है, तो बच्चे को क्या हो जाती है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है, तो कौन सी औषधि यहाँ पे? इंटरफेरॉन, इंसुलिन या HGH या TSH? तो यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरफेरॉन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? तो मनुष्य के फेफड़ों में कुल कितने भाग पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 5। अगला क्वेश्चन है, पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो वो क्या कहलाता है? जो पक्षी है ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो क्या है? वो कबूतर है, तोता है, गिद्ध है, गौरैया है? तो इसका बहुत ही सरल आंसर है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तो वो है तोता। तो गाइज़ ये पेपर ख़त्म हो चुका है, अब इसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं, तो वो हम अलग से कर लेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।